Good morning, student. I am Dr. Dheeraj Kaushik, Assistant Professor in History, दयाल सिंह कॉलेज करनाल। प्रिय छात्रों, आज हम मुगल काल में शोषित वर्ग और महिलाओं पर चर्चा करेंगे। मुगल काल में शोषित वर्ग तथा महिलाओं की जानकारी के हमारे पास कुछ पर्शियन स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, भक्ति व सूफी संतों के साहित्य हैं। पर्शियन स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बाबरनामा, हुमायूंनामा, आईने अकबरी, तुजके जहांगीरी का नाम लेते हैं। विदेशी यात्री भारत में आए और वो कुछ कालखंड के लिए भारत में रुके। उन्होंने समाज के बारे में जो देखा उसका वर्णन अपनी रचनाओं में किया। इनमें हम ट्रेविनियर, बर्नियर, मनुची, रॉल्फ फिंच आदि का नाम लेते हैं। भक्ति और सूफी संतों ने मध्यकालीन समाज की निम्न वर्ग और महिलाओं की दशा के बारे में अपनी रचनाओं में बहुत कुछ लिखा है। भक्ति व सूफी संतों में हम कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास आदि का नाम लेते हैं। भारतीय समाज में हम दो वर्गों को शोषित वर्ग में सम्मिलित करते हैं। पहला महिला वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। इस लेक्चर में पहले हम महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे। स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। इनमें से अगर कोई एक भी कमज़ोर हो जाए तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी देश, जाति अथवा काल में नारी की सामाजिक स्थिति समाज के स्तर का सूचक होता है। इस दृष्टि से प्राचीन भारत में नारी की स्थिति श्रेष्ठ कही जा सकती है, क्योंकि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक हिस्सा लेती थी। यदि हम देखें, प्राचीन काल में महिलाएं अपने व्यक्तित्व के निर्माण, शिक्षा, विवाह, संपत्ति सभी में पुरुषों के समान स्थान प्राप्त रखती थी। महिलाओं को सब प्रकार की समृद्धि का लक्ष्य माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है, पत्नी ही घर है। मनु ने इस संदर्भ में लिखा है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। पुत्री के रूप में उसे धुइता अर्थात दूध धोने वाली कहा गया है तथा पत्नी के रूप में उसे दंपत्ति, घर की सहस्वामिनी कहकर पुकारा गया है। गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषियाँ मंत्रदृष्टा थी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था, किंतु कालांतर में उनकी अवस्था में गिरावट आती है। उत्तर वैदिक काल, स्मृति युग में उनकी अवस्था पतनोन्मुख हो गई थी। मध्यकाल तक आते आते इनकी दुरावस्था हो गई थी। उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी एवं उनका क्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित होकर रह गया था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, कन्या विक्रय, बहुविवाह, सती प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाएं महिलाओं के जीवन का अंग बन गई थी। विधवा विवाह होने बंद हो गए थे, जिससे हमें नज़र आता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही थी। महिलाओं का जन्म से लेके उनके जीवन की हर अवस्था में उनके जीवन में हमें गिरावट नज़र आती हुई दिखती है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के जन्म की। महिलाओं का जन्म परिवार में, यानी पुत्री का जन्म परिवार में अशुभ माना जाता था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही परिवारों में पुत्री के जन्म को अशुभ मानते थे। जिस तरह की खुशी पुत्र के जन्म पर मनाई जाती थी, उस तरह की खुशी हमें पुत्री के जन्म पर देखने को नहीं मिलती है। भारत में हमें कुछ क्षेत्रों में इस तरह की बुराई देखने को मिलती है कि पुत्री को जन्म लेते ही
उनका वध कर दिया जाता था। इस तरह की प्रथाएं राजस्थान, बंगाल आदि प्रांतों में प्रचलित थी। अगर हम कहें कन्यावध की जो कन्यावध की जो ये प्रथा प्रचलित थी, ये उच्च वर्ग में प्रचलित थी। इसमें बनारस, काठवाड़िया तथा कच्छ के जरीजा राजपूतों, जोधपुर के राठौरों, जयपुर के कछवाओं राजपूतों, जालंधर के बेदी, कुछ कबीलों तथा मुसलमान जैसे मेवातियों में मुख्य रूप से प्रचलित थी। इसके पीछे विदेशियों के आक्रमण से डर तथा दहेज के रूप में भारी धनराशि का व्यय था। अनेक राजपूतों में कन्या विवाह के अवसर पर सर झुकाना प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा जाता था, अतः यह मौका ही ना आए, इसलिए कन्या का जन्म लेते ही वध कर दिया जाता था। अब हम बात करते हैं महिलाओं की शिक्षा के बारे में। महिलाओं को शिक्षा मिलती थी या नहीं मिलती थी, अगर ध्यान से देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम उच्च परिवारों में महिलाओं की शिक्षा का प्रबंध घर में ही किया जाता था, पर निम्न वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उच्च वर्ग के लोग बचपन से ही उनके शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देते थे। इसलिए इस वर्ग की स्त्रियों में इस काल में हमें अनेक उच्च कोटि की लेखिकाएं तथा कवित्रियां देखने को मिलती हैं। उदाहरण स्वरूप गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, सती उन्नीसा, जहानारा बेगम, जबू निशा, गंगा और जमुना, कमलेशी देवी, नवला देवी, दयाबाई, साजोबाई, मीराबाई, बाबरी साहेब, सोन कुमारी, चंद्रवती, रूपमती, तीन तरंग, प्रवीण राय, पातुर, कविरानो चौथ आदि महिलाओं के नाम हम इसमें ले सकते हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी, इसके साथ साथ वो शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य भी करती थी। बेगा बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, अपने पति के मकबरे के पास एक कॉलेज की स्थापना करवाती हैं। इसी प्रकार महम अंगा और जहानारा बेगम बीबी राजी ने भी मदरसों की स्थापना कराई थी। अब हम बात करते हैं महिलाओं के विवाह के बारे में। हिंदू और मुसलमानों दोनों में ही लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती थी। हमें मुगल काल में बाल विवाह देखने को मिलते हैं। मनुची सूचित करता है कि हिंदुओं में लड़कियों की शादी कभी कभी जब वे बोलना सीख रही होती थी कर दी जाती थी। डेला बेला नामक एक विदेशी पर्यटक ने 2 बालकों के विवाह के बारे में वर्णन किया है, जिनकी शादी के समय उनको घोड़े पर सहारा देकर बैठाया गया और सहारा देकर बारात में ले जाया गया। हम देखते हैं मुगलकालीन समाज में लड़कियों की शादी लगभग 8 से 10 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी, पर बाल विवाह को रोकने के लिए मुगल बादशाहों ने समय समय पर आदेश भी जारी किए। हम देखते हैं कि मुगल बादशाह अकबर बाल विवाह को रोकने के लिए आदेश जारी करते हैं। वो लिखते हैं, आदेश में जारी करते हैं जिसमें कहते हैं कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए शादी की उम्र 16 वर्ष वो निश्चित करते हैं। लड़कियों की शादी में माँ बाप का निर्णय अंतिम होता था। बंगाल जैसे कई प्रांतों में हमें दलालों का एक वर्ग देखने को मिलता है जो शादियां तय करवाता था और इसी पैसे के द्वारा अपनी जीविका चलाता था। विवाह में हमें एक और कुरीति देखने को मिलती है जिसे दहेज प्रथा कहा जाता है। समाज में तिलक दहेज की कुप्रथा प्रचलित थी। सामंत वर्ग के लोग दहेज के लोभ में अनेक विवाह करते थे। मुसलमानों में भी दहेज का प्रचलन था। इस कुप्रथा के कारण कभी कभी
लड़की की शादी एक कठिन समस्या बन जाती थी। दहेज की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी और इन दिनों इसमें काफ़ी वृद्धि हो रही थी। यह प्रथा गरीबों की अपेक्षा अमीरों में अधिक प्रचलित थी। संभवतः ब्राह्मण जाति इस कुप्रथा से मुक्त थी। इस प्रथा की चर्चा तत्कालीन अनेक विदेशी यात्री भी करते हैं। सामान्यतः वर पक्ष को दहेज दिया जाता था, किंतु बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में निम्न जातियों के बीच स्त्री दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी। बंगाल में इस प्रथा की बुराइयां सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। सम्राट अकबर ने इस प्रथा के विरुद्ध आदेश जारी किया था, किंतु उसमें भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। दक्षिण में पेशवाओं ने भी इस संदर्भ में अनेक ऐसे आदेश जारी किए जिनका उद्देश्य मराठों के बीच सामाजिक जीवन को निर्दोष बनाना था। पोजीशन ऑफ रॉयल वुमेन, उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति। अगर समाज में हम ध्यान से देखें, उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी। उन्हें मातृत्व का भाव प्रदान किया जाता था। उच्च वर्ग की हिंदू और मुसलमान स्त्रियों का जीवन स्तर संतोषजनक था। वे ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करती थी और उन्हें विलास के सभी साधन उपलब्ध थे, किंतु उनका वैवाहिक जीवन आनंदमय नहीं कहा जा सकता। इसका प्रधान कारण या प्रमुख कारण समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। शासक वर्ग में स्त्रियों को भोग विलास का साधन समझा जाता था। शाही महल में पत्नियां एवं रखैलों की भीड़ लगी रहती थी। अकबर के शासनकाल में रणवास को हरम कहा जाता है। अबुल फजल आईने अकबरी में सविस्तान इकबाल और सविस्तान खास को हरम के नाम से संबोधित करता है। अकबर के हरम में हम 5000 उसकी पत्नियां और रखैलों को देखते हैं। इसी प्रकार जहांगीर और शाहजहां के समय उनके हरम में महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या होती थी, जबकि धर्मांध शासक औरंगजेब के शासनकाल में हरम में महिलाओं की संख्या में कमी आती है। फिर भी वो लगभग उस समय 2000 के करीब थी। सामंत वर्ग शासक वर्ग का अनुसरण करता था और उसी की देखा देखी वो भी अनेक विवाह करते थे, जिससे हमें समाज में बहुविवाह प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उच्च वर्ग की महिलाएं शासन में भाग लेती। हम देखते हैं हमीदा बानो बेगम का प्रभाव हुमायूं और अकबर के ऊपर था। अकबर की वाइफ सलीमा सुल्ताना बेगम का प्रभाव अकबर के ऊपर था। महम अंगा 1560 से 1562 तक मुगल राजनीति में सक्रिय भाग लेती है। गुलबदन बेगम अपनी कलम से हुमायूंनामा की रचना करती है। नूरजहां का प्रभाव जहांगीर के ऊपर था और वो सक्रिय राजनीति में भाग लेती थी। मुमताज़ का प्रभाव हमें शाहजहां के ऊपर देखने को मिलता है। अब हम समाज में प्रचलित कुछ बुराइयों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, देवदासी प्रथा और विधवा विवाह के बारे में बात करेंगे। सती प्रथा भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। प्राचीन इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, परंतु यह प्रथा पूर्ण ऐच्छिक थी, यह किसी धार्मिक क्रियाकलाप का अंग नहीं थी और धीरे धीरे जड़ता तथा कठोर स्वरूप ग्रहण इसने कर लिया था। सती प्रथा सामान्यतः राजपूताना व बंगाल में प्रचलित थी, पर हमें भारत में इसके अन्य जगह पर भी अपवाद स्वरूप उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु
होने पर उसकी पत्नी अपने पति के शव के साथ या अलग से अपने को अग्नि के हवाले कर देती थी। मध्यकालीन कुछ विद्वानों ने सती प्रथा के स्वरूप का भी विस्तृत वर्णन किया है। सामान्यतः उस महिला को एक जुलूस के रूप में दाह संस्कार क्रिया स्थान पर ले जाया जाता था तथा ढोल के शोर के बीच उसे जला दिया जाता था। सती उसके सतीत्व अथवा अपने पति के प्रति असीम प्रेम का परिचायक माना जाता था। ऐसी महिलाओं को पूज्य माना जाता था तथा उनके नाम के पवित्र स्थान या सती स्थल बनाए जाते थे। सम्राट अकबर, सिख गुरु अमरदास, मराठा पेशवाओं ने सती प्रथा को रोकने के प्रयत्न किए थे। इस विभत्स प्रथा ने महिलाओं के जीवन को दुर्भर बना दिया था। अधिकतर महिलाओं को पति की चिता पर जलने के लिए विवश किया जाता था। वस्तुतः यह प्रथा भी प्राचीन अंधविश्वासों तथा रूढ़िवादियों के आधार पर प्रचलित थी। हम देखते हैं मुगल बादशाह अकबर ने, जहांगीर ने इस प्रथा को रोकने के लिए आदेश जारी किए थे। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती होने पर निषेध लगा दिया था, किंतु बाल बच्चेहीन विधवाओं को सती होने पर छूट दी गई थी। इन निषेधात्मक आदेशों के बावजूद मुगल काल में सती प्रथा लोकप्रिय बनी रही थी। हम देखते हैं 19वीं शताब्दी तक सती प्रथा भारत में प्रचलित रही थी और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसे भारत में समाप्त किया जा सका। पर्दा प्रथा। पर्दे प्रथा का प्रारंभ भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हुआ था। महिलाओं की घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी तथा उसका कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित रह गया था। मुस्लिम शासकों एवं अमीरों में हरम व्यवस्था थी। रूपमती कन्याओं को आक्रमणकारी जबरदस्ती अपने हरम में न ले जाएं। समाज में लोगों ने महिलाओं अथवा कन्याओं का घरों में रखने को औचित्य समझा। वस्तुतः इसी भय से बाल विवाह को भी प्रोत्साहन मिला था। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि निम्न जातियों में ये पर्दे की प्रथा नहीं थी। दक्षिण भारत में भी महिलाएं इस कुप्रथा से मुक्त थी। इस कुप्रथा से महिलाओं की गतिशीलता तथा व्यक्तित्व का विकास रुक गया था और उनमें अशिक्षा, अज्ञान बढ़ा था। हम देखते हैं निम्न वर्ग की महिलाएं अपने पति के साथ खेतों में काम करने जाती थी और वो अन्य कामों को भी करती थी। इसलिए हमें निम्न वर्ग में इस तरह की प्रथा देखने को नहीं मिलती है। जौहर प्रथा। जौहर प्रथा सती प्रथा के समान थी। सती की तरह राजपूत वीरांगनाएं सामूहिक रूप से चिता में भस्म हो जाती थी, जिसे जौहर व्रत कहा जाता था। जब कभी युद्धों में पति मारे जाते थे तो राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के उद्देश्य से ये जौहर व्रत धारण कर लेती थी। कभी कभी हमें इस तरह के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जब कोई राजपूत तथा उसके सैनिक युद्ध में अपनी असफलता निश्चित समझ लेते थे तो वे अपनी स्त्री एवं बच्चों को मारकर अथवा कमरों में बंद कर आग लगा देते थे और उसके बाद वे रणभूमि में चले जाते थे। देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से मंदिरों में होता था। ये प्रथा कब आरंभ हुई इसके विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। यह प्रथा विशेषकर दक्षिण भारत और के तमिलनाडु और उड़ीसा में प्रचलित थी। संभवतः कुछ लोग अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए अपनी कन्या को मंदिर को समर्पित कर देते थे। 19वीं शताब्दी तक आते आते देवदासी प्रथा एक भयंकर घृणास्पद प्रथा बन गई थी। विद्वान सत्येंद्र त्रिपाठी के शब्दों में इससे मठाधीश अपनी कामवासना पूर्ति करते थे। इस प्रथा को रोकने के लिए ईसाई मिशनरियों ने भी प्रयत्न किया। मद्रास के गवर्नर वॉन लॉक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और 20वीं शताब्दी तक आते आते इसका उन्मूलन हो गया था। विधवा विवाह। विधवा विवाह प्राचीन काल में
विधवा विवाह होने में प्राचीन काल में कोई कठिनाई ना थी, परंतु धीरे धीरे विधवा विवाह अप्रतिष्ठित होने लगा। 11वीं शताब्दी तक विधवा विवाह कम होते गए। अल-बरूनी ने विधवा विवाह पर प्रतिबंध का वर्णन किया है। वस्तुतः यह प्रतिबंध उच्च वर्ग में था। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें विधवा विवाह मुसलमानों और निम्न वर्ग में होने के प्रमाण मिलते हैं, पर मध्यकाल में उच्च हिंदू परिवारों में विधवा विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। काशीनाथ गोविंद ने उनकी विविध दशा का चित्रण किया है। किसी के विधवा होने पर नाई उनका मुंडन करता था। वे रोती रहती थी, सुबकती रहती थी, पर कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। 1 साल तक वे घर के बाहर नहीं निकल सकती थी। उनके रास्ते में आना बुरा माना जाता था। एक लेखक के अनुसार उसकी एक ही इच्छा रहती थी, वह बनारस जाए और गंगा में अपना शरीर छोड़ दे। अब हम भारत में निम्न वर्ग के शोषण की बात करेंगे। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का आधुनिक अध्ययन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयासों से हुआ था। कंपनी का मानना था कि एक विदेशी जाति की संव्यवस्थाओं से परिचित हुए बिना उस पर शासन नहीं किया जा सकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने प्राचीन साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। जेम्स मिल ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया। समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, जिसका कार्य शिक्षा देने का था। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जिसका कार्य समाज में लोगों की सुरक्षा करना था। जंगाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, जिसका कार्य कृषि व व्यापार करना था। और आदि ब्रह्मा के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, जिसका कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। परंतु हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति वर्ण व्यवस्था को बदल सकता था। वो अपने कार्य के द्वारा अपने वर्ण को बदल सकता था। परंतु जैसे जैसे समाज अग्रसर होता है, उसमें और अधिक जटिलताएं आ जाती हैं। अब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी, जिसके कारण निम्न जातियों की अपेक्षा उच्च जातियों को अधिक अधिकार प्राप्त होते थे। भारतीय समाज में अब हमें कई जातियां व उपजातियां देखने को मिलती हैं। इस विषय पर प्रोफेसर के.एम. अशरफ ने कहा कि हिंदू समाज का विशिष्ट गुण इसकी जाति और उपजाति रहा है। जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज हिंदू व मुस्लिम में बटा हुआ है। हिंदू समाज आगे 5 भागों में विभाजित था, जिसमें शासक वर्ग, सामंत वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक तथा निम्न वर्ग था। जबकि मुस्लिम समाज भी 5 वर्गों में विभाजित था, जिसमें शासक वर्ग, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग, शिल्पकार तथा निम्न वर्ग था। यहाँ हम केवल निम्न वर्ग पर ही चर्चा करेंगे। मुगल काल में निम्न वर्ग में हम किसान, शिल्पकार, दास तथा संतों को देखते हैं। सबसे पहले हम किसानों की बात करेंगे। किसान मुगल काल में हमें 3 तरह के किसान देखने को मिलते हैं, जिसमें खुदकाश्त, पाहीकाश्त तथा मुजारिन थे। इनमें केवल मुजारिन कृषक को हम निम्न वर्ग में देखते हैं। मुगल काल में किसानों की दयनीय स्थिति हो गई थी, जिसका मूल कारण मुगलों द्वारा लिया जाने वाला भू राजस्व था। मुगलों ने भारत में भू राजस्व की दर 1/3 और कुल उपज का आधा भाग निश्चित कर रखी थी। यह भू राजस्व मिट्टी के उपजाऊपन, भूस्वामी किसान की शक्ति, क्षेत्र विशेष पर दबदबा रखने वाले जमींदार की क्षमता, रिवाज आदि पर निर्भर करता था। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि
राजस्थान और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में ब्राह्मण और क्षत्रिय रियायती दर पर भू राजस्व अदा करते थे, जो कभी कभी 25% और कभी 40% तक होती थी। दक्षिण भारत में भी किसानों से भू राजस्व अधिक लिया जाता था, जिसके कारण वो राज्य छोड़कर अन्य प्रदेश में चले जाते थे। मुगल काल में पड़ने वालों अकालों व महामारियों ने भी किसानों की दशा को प्रभावित किया था। अकाल व महामारी के कारण किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी और वह गांव छोड़कर कहीं और चले जाते थे। किसानों की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसान के पास जूते व वस्त्रों का अभाव था। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, यहाँ का किसान और निम्न वर्ग के लोग नंगे रहते हैं। 16वीं शताब्दी में आया यूरोपियन यात्री रॉल्फ फिंच भी कहता है कि बनारस में पुरुष कमर से लिपटे कपड़े को छोड़कर नंगे रहते थे, और मोरलैंड कहता है कि स्त्रियां साड़ियों के साथ अंगिया नहीं पहनती थी, जिससे वो भारत में कपड़े की कमी को मानता है। लेकिन ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि पूर्वी भारत में हाल तक अंगिया पहनने का प्रचलन नहीं है। सूरदास आगरा मथुरा क्षेत्र में ग्वालिनों के द्वारा रंग बिरंगी अंगिया पहनने का वर्णन करता है। निकितनी के अनुसार दक्षिण के लोग नंगे पैर रहते थे। मोरलैंड ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर नर्मदा के उत्तर में उसने कहीं भी जूतों की चर्चा नहीं सुनी है। राल्फ फिंच कहता है, पटना की महिलाएं पैरों में तांबे व चांदी के छल्लों को पैरों की उंगलियों में पहनती थी, जिसके कारण वो नंगे पैर रहती है। समकालीन चित्रों में चरवाहों, राजमिस्त्रियों, श्रमिकों और कहारों को जूते पहने दिखाया गया है। तुलसीदास व सूरदास जूतों को पनाही और उपनाहा कहकर पुकारते हैं। अब हम निम्न वर्ग में शिल्पकारों की बात करेंगे। भारत में शिल्पकार भी निम्न वर्ग में आते थे। उनके बारे में हमें समकालीन व निकट समकालीन फारसी स्रोतों तथा सूफी व भक्ति साहित्य में उनके शोषण की जानकारी मिलती है। कारीगर वर्ग में कई तरह के वर्ग आते थे, जैसे लुहार, बढ़ई, धानुक, चर्मकार, नाही, मचकसी पानी भरने वालों को कहा जाता था आदि। हमें गांव में अनेक कारीगर देखने को मिलते हैं। अगर हम स्थानीय स्तर पर देखें तो एक कारीगर प्रत्येक गांव में अपनी सेवाएं देते थे, और ग्रामीण जो सेवादार या दस्तकार थे, इन्हें बलूतेदार या इनामदार कहा जाता था। इनके विषय में हमें यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि इनकी स्थिति समृद्ध किसानों की अपेक्षा निम्न थी। कुछ क्षेत्रीय स्रोतों जैसे राजस्थान का महत्वपूर्ण स्रोत जो 17वीं शताब्दी का है, का मुहनोत 89 से हमें दस्तकारों की निम्न स्थिति का पता चलता है। यद्यपि इन्हें इनकी सेवाओं के रूप में फसल का एक अंश प्राप्त होता था, लेकिन फिर भी इनका शोषण हमें देखने को मिलता है। शहरों में भी कारीगरों का हमें शोषण देखने को मिलता है। इसी शहरी शोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय इनको शहरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। मोहम्मद हबीब लिखते हैं, जब तुर्की सल्तनत स्थापित हुई तो इस तरह के सामाजिक भेदभाव मिटा दिए गए। तुर्क सरदारों ने इनको प्रवेश करने दिया, क्योंकि आरंभ में तुर्क शासकों को इन कारीगरों की जरूरत थी। 15वीं-16वीं शताब्दी के साहित्यकार तुलसीदास, सूरदास ने ग्रामीण समाज का वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि ग्रामीण समाज में जो ऊपरी वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा किसानों और शिल्पकारों का शोषण किया जाता था। विशेषकर तुलसीदास ने निम्न वर्ग के किसानों के शोषण पर जमींदारों को भूमि चोर भूप की संज्ञा प्रदान की है। अब हम दासों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आरंभिक मुगल काल में दास प्रथा
का प्रचलन अत्यधिक था। हिंदू व मुस्लिम दोनों ही दास रखते थे। दास रखने का मूल कारण धनी वर्ग की भोग विलासिता थी। धनी वर्ग अपना अधिकतर समय युद्ध व भोग विलास में व्यतीत करते थे। दासों का आयात चीन, तुर्की तथा ईरान से किया जाता था। दासों में असम के दासों को महत्व दिया जाता था क्योंकि वह शरीर से बलवान होते थे। स्त्रियों को दो उद्देश्यों से दास बनाया जाता था। पहला गृह कार्य के लिए, दूसरा भोग विलास के लिए। स्त्री दासों का निर्यात चीन आदि देशों को किया जाता था। कभी कभी स्त्री दासों को मित्र राजाओं को उपहार रूप में दिया जाता था। परंतु हमें देखने को मिलता है 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। अब हम समाज में संतों के बारे में जानेंगे। साधु संतों की संख्या भी समाज में काफ़ी अधिक थी। ट्रेवेनियर के अनुसार हिंदू संतों की संख्या 12 लाख थी, जबकि मुस्लिम संतों की संख्या 8 लाख थी। ये भिक्षा यापन से अपना गुजर बसर करते थे। हिंदू संत कबीर, रैदास, धन्ना भी निम्न पेशों से आते थे। कबीर ने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता व धार्मिक आडंबरों पर चोट की थी। वे कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया करिन ऊंच ना होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधो नींदा सोए। कबीर ने जीवन पर्यंत समाज में प्रचलित जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता व धार्मिक आडंबरों पर चोट की थी। अब हम निम्न वर्ग के रहन सहन के बारे में जानेंगे। निम्न वर्ग के लोग, जिसमें किसान, शिल्पकार आते हैं, वो अधिकतर मिट्टी के छप्पर वाले मकानों में रहते थे, जिनमें एक कमरा होता था। गरीब लोग उसी में अपनी गाय व बकरी को रखते थे। जिन किसानों की हालत अच्छी होती थी, उनके मकान परिवार के सदस्यों के अनुपात अधिक कमरे होते थे। मानरिक ने देखा है कि इन मकानों की दीवारों और फर्श को मिट्टी और गोबर से बार बार लेप कर शुद्ध और स्वच्छ रखा जाता था। वे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। महंगे बर्तन उनके द्वारा इस्तेमाल में नहीं लाए जाते थे। किसानों के पास महंगा फर्नीचर नहीं होता था। उनके पास सिर्फ चारपाई और चटाई होती थी। निम्न वर्ग के लोग मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा और दालें खाते थे, जिन्हें पेलसार्ट और डी लेट ने खिचड़ी का नाम दिया है। इरफान हबीब का मत है कि आमतौर पर किसान अपने उत्पाद में से अपने परिवार के लिए सबसे घटिया उत्पाद ही रख पाता था। किसानों के द्वारा मोटा अनाज चबाकर अपना गुजारा किया जाता था, जिसे चबेना कहा जाता था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में किसान गेहूं का प्रयोग भोजन में नहीं करते थे। वह अपने भोजन में मोटा अनाज घोलकर उसे बनाते थे, जिसे चपाती कहा जाता था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाज में स्त्रियों और निम्न वर्ग की दशा दयनीय थी। समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन था। साधारणतः स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। समाज में अंधविश्वास प्रचलित थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह का भी प्रचलन था। पुत्री के जन्म को अशुभ माना जाता था। मुगल सम्राट तथा सामंत बहु विवाह करते थे, जिससे हमें ज्ञात होता है समाज में महिलाओं की जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी। मुगल काल में निम्न वर्ग के लोगों की ऐसी स्थिति थी जैसी आधुनिक समय में है। कृषक व श्रमिक वर्ग प्राय छप्पर व झोंपड़ियों में रहता था। कारीगरों व मजदूरों की स्थिति इतनी खराब थी कि वे अपने बच्चों को भी बेच देते थे। सर टॉमस रो का मत है कि भारत में बड़े छोटों को लूटते हैं और बादशाह सबको। धन्यवाद।